अच्छा है कि तुम यहाँ हो। इस एपिसोड में हमारे स्ट्राडिवारी कोड्स का हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हर वादक को कभी न कभी प्रभावित करता है। वाद्य यंत्रों की ध्वनि गुणवत्ता। आखिरकार एक वायोलिन या सेलो की सूक्ष्म ध्वनि को अच्छा क्या बनाता है और हम इस अच्छी ध्वनि को कैसे पहचानते हैं? जब हम ध्वनि गुणवत्ता की बात करते हैं तो हमारा मतलब एक वाद्य यंत्र की व्यक्तिगत ध्वनिक विशेषताओं से होता है। यानी वह जो हमारा कान महसूस करता है, कभी-कभी बहुत सीधे, कभी-कभी अधिक अवचेतन रूप से। यह भी कि कोई ध्वनि गर्म या उज्ज्वल, मुलायम, शानदार या शायद कुछ नासिका जैसी महसूस होती है, इसका भी हिस्सा है। उतना ही महत्वपूर्ण है कि विभिन्न ध्वनियों में कितनी स्पष्टता से भिन्नता होती है। एक वाद्य यंत्र कितनी सटीकता से तेज ध्वनि परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करता है और क्या यह बड़े कमरे में बहुत दर्शकों के बीच भी आसानी से सुना जा सकता है? यह भी महत्वपूर्ण है कि वाद्य यंत्र कितनी गतिशीलता से खेलता है। क्या यह कोमल पियानो-मिनो हिस्सों को उतनी ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है जितनी कि शक्तिशाली फोर्ते पासेज? और अंत में आवाज़ भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी यह कि वाद्य यंत्र कितनी जल्दी और संवेदनशीलता से बोंग पर प्रतिक्रिया करता है और खिलाड़ी के प्रेरणा पर कितनी सीधी प्रतिक्रिया देता है। ये विशेषताएं यादृच्छिक रूप से नहीं बनती हैं, बल्कि कई कारकों पर निर्भर करती हैं। उनमें से कुछ स्पष्ट हैं, जबकि अन्य दूसरी नज़र में ही समझ में आते हैं। एक केंद्रीय पहलू लकड़ी है। पारंपरिक रूप से छत फाइव के पेड़ से बनी होती है, जबकि फर्श और जार्ग के लिए अक्सर मेपल का उपयोग किया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण केवल लकड़ी की किस्म नहीं है, बल्कि उसकी उत्पत्ति, विकास, उम्र और सबसे महत्वपूर्ण रूप से भंडारण भी है। आल्पाइन ऊंचाई वाले क्षेत्रों से प्राप्त रेसोनेंस लकड़ी वर्षों तक हवा में सूखी हुई, आमतौर पर औद्योगिक रूप से सूखी हुई सामग्री की तुलना में अधिक ध्वनि परिपक्वता विकसित करती है और लंबे समय से माना जाता रहा है कि उदाहरण के लिए स्ट्राडिवारी ने अपनी लकड़ियों को जरूरी नहीं कि दशकों तक संग्रहित किया हो उससे पहले कि वे उन्हें बनाते। डेंड्रोक्रोनोलॉजिकल जांच से पता चला है कि इस्तेमाल की गई लकड़ियां अक्सर उपकरण के निर्माण वर्ष से केवल कुछ ही साल पुरानी थीं। लकड़ी के टुकड़े आमतौर पर खुले आकाश के नीचे रखे जाते थे, बारिश से सुरक्षित, लेकिन सूर्य प्रकाश के संपर्क में अक्सर कार्यशाला के पास। वायलिन निर्माता अपने जीवन काल में बड़ी मात्रा में लकड़ी इकट्ठा करते थे, कभी कभी अपने लिए तो कभी आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब कोई वायलिन निर्माता का निधन हो जाता और उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं होते, तो उसकी सामग्री अक्सर साथियों द्वारा खरीदी जाती थी। इस तरह से सामग्री समय के साथ कार्यशाला से कार्यशाला तक जाती रही। सामग्री के अलावा शिल्पकला का कार्यान्वयन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अनुभवी वायलिन निर्माता को अच्छी तरह से पता होता है कि वह कितनी मजबूती से छत का काम कर सकता है, कहाँ बांस बार बैठना चाहिए और वह कितनी तनाव सह सकता है। पेंट भी ध्वनि को प्रभावित करता है, न केवल दिखावट में बल्कि ध्वनिक रूप से भी। और छोटे से छोटे विवरण जैसे कि शरीर की वक्रता या एफ छेद की दूरी ध्वनि के चरित्र पर प्रभाव डालते हैं। किसी उपकरण की गुणवत्ता अक्सर वायलिन निर्माता के अनुभव के साथ बढ़ती है। जितना अधिक इंसान ने अपने जीवन में उपकरण बनाए हैं, उतना ही अधिक उसकी समझ विकसित होती है कि आकार और कार्य कैसे ध्वनि में मेल खाते हैं। यहाँ तक कि सबसे अच्छे सामग्री और सबसे सटीक हस्तकला भी अपना पूर्ण क्षमता नहीं दिखा पाती है, जब तथाकथित सेटअप सही नहीं होता। इसमें स्टैग और स्टिम स्टॉक का सावधानीपूर्वक स्थान निर्धारण, उपयुक्त तारों का चयन और बीन के साथ समन्वय शामिल है। संगीतकार की वादन तकनीक भी स्वाभाविक रूप से ध्वनि परिणाम पर बहुत प्रभाव डालती है, लेकिन अंततः यह केवल वही ही आवाज में ला सकता है जो वाद्ययंत्र में पहले से ही मौजूद है। एक वाद्ययंत्र जिसमें स्थिरता की कमी है, वह भी एकल कलाकार के हाथों में भी एक संगीत समारोह के अंतिम पंक्तियों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके विपरीत एक उत्कृष्ट वाद्य यंत्र यदि खराब सेट किया गया हो, तो यह दिखाएगा नहीं कि यह किस हद तक सक्षम है। यहाँ वायलिन निर्माता और संगीतकार के बीच सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है, एक ऐसा संयुक्त कार्य जिसमें बहुत सूक्ष्मता और पारस्परिक समझ की आवश्यकता होती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ध्वनि गुणवत्ता को भी वस्तुनिष्ठ रूप से मापा जा सकता है? कुछ हद तक यह संभव है। ध्वनिक विश्लेषण विधियां फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, कंपन व्यवहार या ध्वनि स्तर के रुझानों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, लेकिन जो हमें अंततः प्रभावित करता है वह व्यक्तिपरक रहता है। जबकि एक संगीतकार गर्म गोल ध्वनि को प्राथमिकता देता है, वहीं दूसरा संगीतकार प्रकाश और प्रोजेक्शन की तलाश में रहता है। ध्वनि के आदर्श न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी भिन्न होते हैं।
उदाहरण के लिए, फ्रांसीसी संगीतकार अपने इतालवी या जर्मन साथियों की तुलना में अलग ध्वनि समझ रखते हैं। यह उन ध्वनिक परिवेशों का परिणाम है जिसमें वे बड़े होते हैं। भाषा, संगीत, रोजमर्रा की आवाजें। जो व्यक्ति जर्मन लोक संगीत के साथ सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है, वह भारतीय संगीत के साथ बड़े हुए व्यक्ति की तुलना में अलग सुनता है, जिसमें क्वार्टर टोन इंटरवल स्वाभाविक है। इसका मतलब बेहतर या खराब से नहीं है, ये बस अलग है। एक्रोनिम। मेरी अपनी अनुभव से मैं कह सकता हूं, फ्रेंच उपकरण अक्सर फ्रांस में सबसे अच्छा बिकते थे, जर्मन जर्मनी में। इटालियन उपकरण लगभग हर जगह विश्व में मांग में थे। एक आकर्षक घटना जो आज भी जारी है। एक्रोनिम। जब ध्वनि गुणवत्ता का उल्लेख होता है, तो कई लोग तुरंत स्ट्राडिवारी, ग्वार्नेरी डेल गेसु, अमाती या ग्वाडाग्निनी जैसे नामों के बारे में सोचते हैं। ये प्रसिद्ध उपकरण वास्तव में असाधारण ध्वनिक हैं, लेकिन केवल उनके उम्र के कारण नहीं, बल्कि यह उत्कृष्ट निर्माण कला, सावधानीपूर्वक चुने गए सामग्री, मेल खाते हुए लैग और पूर्ण संतुलन का संयोजन है, जो उन्हें इतना खास बनाता है। फिर भी आधुनिक उपकरण आज किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं। अकैरोनियम। इसके विपरीत वे एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यह भी इसलिए क्योंकि पुराने इटालियन अब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, ताकि विश्व भर के पेशेवर संगीतकारों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ध्वनि और आवाज की आवश्यकताओं में भी बदलाव आया है। जबकि स्ट्रेडिवारियस के समय एक कॉन्सर्ट हॉल बहुत छोटा था, आज के उपकरण अक्सर बड़े हॉलों या आधुनिक पियानो के पास अपनी जगह बनाते हैं। समकालीन रचनाएं ध्वनि अभिव्यक्ति और धारण क्षमता के लिए अलग आवश्यकताएं रखती हैं, और आधुनिक वायलिन निर्माता इन आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। इसलिए पुराने और नए उपकरणों को सीधे तुलना में रखना व्यावहारिक नहीं है। कोई भी यह विचार नहीं करेगा कि 1920 का बुगाटी को वर्तमान फेरारी के साथ रेस ट्रैक पर तुलना की जाए, या रेमब्रांट की पेंटिंग को रॉबर्ट रायमन के कार्य से मापा जाए। दोनों का अपना मूल्य है, लेकिन बहुत अलग संदर्भों में। फिर भी कुछ आधुनिक वायलिन निर्माता अपने कार्यों को बड़े मास्टरों की तुलना में स्थान देने का प्रयास करते हैं, ताकि प्रशंसा प्राप्त कर सकें। लेकिन यह तुलना सही नहीं है। एक स्ट्राडिवारी बारोक संगीत के लिए आदर्श हो सकता है। वोल्फगैंग रिहम का एक अवांट-गार्डिस्ट कार्य उस पर अधिक कठिनाई से लागू हो सकता है। इसके अलावा लगभग सभी स्ट्राडिवारी अब तक आधुनिक कर दिए गए हैं, यानी वे अब अपनी उत्पत्ति के समय जैसे नहीं सुनाई देते। इन अंतर को हम वैसे भी एक अलग एपिसोड में और विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत में एक सवाल रहता है, मैं एक अच्छा वाद्य कैसे खोजूं? एक उच्च गुणवत्ता वाला वायलिन 4 तारों और सभी पोजीशनों में संतुलित होता है। यह संगीत के अभिव्यक्ति पर सूक्ष्म प्रतिक्रिया करता है, विभिन्न ध्वनि रंगों को प्रकट कर सकता है, और इसकी एक पहचानने योग्य विशेषता होती है, ध्वनि में भी और आकार में भी। आइडियल एक उपकरण तब होता है जब यह उस समय उपयोगकर्ता की तुलना में अधिक विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार यह वर्षों तक एक साथी बना रहता है, जो साथ साथ बढ़ता है। शिक्षक चयन में मददगार हो सकते हैं। वे अक्सर जल्दी पहचान लेते हैं कि कोई उपकरण छात्र या छात्रा की खेलने की शैली और व्यक्तित्व के अनुकूल है या नहीं। लेकिन उपकरण के चरित्र के बारे में निर्णय, यानी कि इसे अपनी आवाज के रूप में महसूस करना, अंततः संगीतकार या संगीतकारा पर ही निर्भर करता है। व्यक्तिगत स्वाद समय के साथ विकसित होता है, नई संगीतात्मक अनुभवों और शैलियों के विकास के माध्यम से बदलता है, और शायद यही निरंतर सही ध्वनि की खोज है जो संगीत को इतना जीवंत और रोमांचक बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद कि आपने फिर से स्ट्रडिवरी कोड में सुना। हमें सब्सक्राइब करें, इस पॉडकास्ट को अन्य संगीतकारों के साथ साझा करें, और इस ध्वनिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। रुचि बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे।